नमस्कार, कैसे हैं आप। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील। क्या आप पालन कर रहे हैं सबसे मजबूत दीवार जो आपके और कोरोना के बीच है, इसका पालन करना ही है, वरना सख्तियां बढ़ती जाएंगी और यह स्थिति सभी के लिए असहज होगी, खराब होगी। लिहाजा तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। जैसे कि हम बुलेटिन और न्यूज रूम से इतर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, हाथ बार बार धोते हैं। चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। कोरोना संकट को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की लगातार स्थिति पर नजर बनी हुई है। सीएम ने आज स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की और अस्थायी अस्पतालों को लेकर उनसे बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के साथ भी चर्चा की और हालात का जायजा लिया। और इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, कल से टोटल लॉकडाउन रहेगा उज्जैन। शादियों पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। 30 अप्रैल तक शादियां नहीं होंगी। शादी की जितनी भी परमिशन दी गई थी वो निरस्त कर दी गई हैं। लेकिन हां, दूध की सप्लाई बहाल रहेगी, सरकारी राशन दुकानों को छूट मिलेगी और इसके अलावा कल से टोटल लॉकडाउन उज्जैन में। बाबा महाकाल की नगरी में शादियों पर भी ब्रेक लगा दिया गया। 30 अप्रैल तक शादियां नहीं होंगी। जो पुरानी परमिशन है वो निरस्त कर दी गई हैं। दूध की सप्लाई बहाल रहेगी, सरकारी राशन दुकानों को इस लॉकडाउन में छूट मिलेगी। बड़ी खबर उज्जैन से, कल से टोटल लॉकडाउन। लगातार प्रशासन समीक्षा कर रहा है। कोरोना प्रभारी मंत्री जो बनाए गए हैं वो समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद ये फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की नजर पूरे प्रदेश के हालात पर लगातार बनी हुई है। इन सबके बीच बड़ा फैसला उज्जैन को लेकर, 30 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का कोरोना कर्फ्यू इसका पालन करें। शादियों की जो परमिशन मिली थी वो अब निरस्त कर दी गई है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या छूट, किस पर पाबंदी? जो है इससे पहले 30 अप्रैल तक शादी ब्याह को लेकर जो छूट दी गई थी, आज वो सभी छूटें आज से जो है दरकिनार करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने सभी को बंद कर दिया और जितनी भी शादी की परमिशन दी गई थी उन सबको भी निरस्त करके 30 अप्रैल तक सभी शादी ब्याह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रोक लगा दी है। फिलहाल ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है। लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। भीड़ शहरों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है 8 से 12 के बीच में, जब इससे पहले जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी उसमें 8 से 12 के बीच में शादी ब्याह के कार्यक्रम को देखते हुए जो है उज्जैन प्रशासन ने कुछ सामान को खरीदने के लिए कुछ दुकानें खोलने की छूट दी थी, जिसको लेकर तमाम भीड़ पिछले 2 या 3 दिन से देखी जा रही थी और उस भीड़ पर काबू पाने में जो है प्रशासन असमर्थ दिखाई दे रहा था। इसको लेकर आज बड़ा निर्णय उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने लिया है और सभी जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन उज्जैन शहर को कर दिया है। कल सुबह से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद सिर्फ दूध की दुकानें और सरकारी उचित मूल्य की दुकानें सहित दवाइयां और हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी कुछ यहाँ पर बंद रहेगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि जो किराने की दुकानें हैं उसको भी बंद कर दिया है। हालांकि आने वाले समय में 1-2 दिन में ये तय हो सकता है कि डोर टू डोर किराना जो है घर पे भेजा जाए। तो फिलहाल उज्जैन अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया और उसको कल से शुरू ये हो सकता है। जी, उज्जैन लॉक है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो उज्जैन को लॉक कर दिया गया है। रियायत दी गई थी, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से लोगों ने रियायत का दुरुपयोग किया। इधर सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ा दी है। अब 10% स्टाफ के साथ ही निजी और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, घर से काम करेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान केवल इमरजेंसी सेवा देने वाले ऑफिस खुलेंगे। सवारी और निजी वाहनों के संचालन पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर और 2 सवारी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इन्हें इजाजत मिली है। बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे छोटे स्वरूप में बांटा जाएगा। बड़ी मंडियां नहीं खुलेंगी। थोक और फुटकर किराना व्यापारियों में सामान का आदान प्रदान निर्बाध रूप से बना रहेगा, ताकि छोटी दुकानों में सामान रहे और छोटी दुकानों से लोगों तक डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। तो सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है।
तो सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। क्या कुछ अब रहेगा वो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। थोक और फुटकर के किराना जो व्यापारी हैं, इनके बीच का जो लेन देन है, सामान का लेन देन, वो चलता रहेगा। 10% कर्मचारियों के साथ दफ्तर चलेंगे। 4 पहिया वाहनों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इधर भोपाल में 26 अप्रैल तक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी यानी जलसा, किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। अगर कोई आयोजन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में धारा 144 लगातार लागू है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने की मनाही होगी। परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश को बढ़ाया जा सकता है। शादियों पर रोक लगा दी गई है। शादियों पर रोक उज्जैन में भी लगा दी गई है। भोपाल में भी शादियों पर रोक है। कलेक्टर ने शादियों की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये जनता से अपील की है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, शादियों के मुहूर्त को आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले जिले में 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन संक्रमण के चलते अब शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में 22 अप्रैल से शुरू हो रहा जो लगन शुरू हो रहे थे, उसमें अब शादियां नहीं हो सकेंगी। भोपाल में कोरोना आंकड़ों की बात करें, 1694 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1540 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यही है। भोपाल में 5600 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इलाज के दौरान 4 मरीजों की जान चली गई। और युवाओं पर इस बार है सबसे ज्यादा खतरा। आंकड़ों के मुताबिक 1.5 महीने में कोरोना से जान गंवाने वालों में 50% से ज्यादा लोग जो है वो तकरीबन 50% जो है वो कम उम्र के हैं, यानी युवा हैं। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रीसेंट गाइडलाइंस और धारा 144 का आदेश हमने जारी किया है, उसमें जो भी मूवमेंट्स अलाउ किए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की, किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जाएगी। ये जो आदेश है, ये अभी 26 तारीख तक के लिए लागू है और स्थिति को देखते हुए इसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जाएगी। देखिए, जो मुख्य विषय है इसमें लोगों के एकत्रीकरण को लेके है, लोगों के मूवमेंट को लेके है। तो यदि ऐसा हम पाते हैं कि किसी मैरिज गार्डन में, किसी वेन्यू पे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो निश्चित ही उनके विरुद्ध धारा 188 में। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही गई है। 1 मई से इसकी शुरुआत होनी है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना से निपटने के लिए सभी के सहयोग को जरूरी बताया है। इस विपरीत परिस्थिति में हम कितना पॉजिटिव काम कर सकें, हम कितना समाज को संभाल सकें, हम विपरीत परिस्थिति को कितना अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकें, इसका यदि सामूहिक प्रयास होगा राजनीति से ऊपर उठकर, तो इस महामारी से हम आराम से निपट लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसका लाभ सबको उठाना चाहिए और समाज में ज़्यादातर लोगों को इंजेक्शन लगे, वैक्सीनेशन लगे, इसकी हमें चिंता करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद जिन लोगों को कोरोना हुआ है, हमने देखने में आया कि उसको शारीरिक क्षति कम हुई है और कोरोना निकल गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजेक्शन लगाएं, वैक्सीन लगाएं। और इधर प्रदेश में ऑक्सीजन के चलते हो रही मौतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अब फिर प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत की दुखद खबर है। 13 दिन में 56 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। जिम्मेदारों के ऑक्सीजन की आपूर्ति के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। नींद में सोई ये सरकार आखिर कब और कैसे जागेगी? और अब खबर सतना से। यहां के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल रिजर्व वार्ड में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम का उद्घाटन करने के लिए जब कोविड के प्रभारी मंत्री, कोरोना प्रभारी मंत्री और सांसद यहां पहुंचे तो सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑक्सीजन ही नहीं थी। इसके बाद मंत्री और सांसद नाराज हो गए, बिना उद्घाटन किए वापस लौट गए। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन करने के लिए राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह पहुंचे थे। उद्घाटन के दौरान जब सिस्टम चालू किया गया तो सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। इसके बाद मंत्री और सांसद भड़क गए। बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 35 ऑक्सीजन बेड का एक स्पेशल वार्ड जिला अस्पताल में बनाया गया है, जिसे आज से मरीजों के लिए खोला जाना था।
जानकारी दी गई है कि 2 वेंटिलेटर के बेड हैं, 142 ऑक्सीजन के बेड हैं, 31 आईसीयू के बेड हैं और 30 सामान्य बेड है ना, जिसमें अभी ये ऑक्सीजन वाले बेड जो अभी 35 तैयार हुए पूरे खाली हैं। बेडों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी मरीज 24 घंटे आता है तो उसको भर्ती करने का। और कोरोना के संकट काल में सिवनी के घनसौर में सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह दोनों की तस्वीर छपी है। साथ ही पोस्टर में दोनों का पता बताने वाले शख्स को इनाम दिए जाने की बात लिखी गई है। इसके अलावा पोस्टर में कोरोना काल में लोगों की परेशानियों का जिक्र किया गया है। ये पोस्टर किसने चिपकाए हैं, इस पर थोड़ा संशय है। दोनों दलों के नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वहीं बीजेपी के राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर के लापता होने के पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं हरिओम यादव, उन्होंने पोस्टर वायरल करते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से गायब सांसद परेशानी की घड़ी में भी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंच रहे हैं। उज्जैन में अपनी मां की मौत के बाद बेटियां धरने पर बैठ गईं। इनका आरोप था कि मां जब भर्ती हुई तो कोरोना पॉजिटिव थी, अब अस्पताल कह रहा है कि वो नेगेटिव है। रिपोर्ट देखिए। सब नॉर्मल था, सिर्फ थोड़ी देर में आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभालो और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे? अभी क्या हालत? इंजेक्शन लिख के दिए थे, ठीक है। यहाँ से हम हम 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। अब नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंजेक्शन खरीद के हमारी कोई स्थिति अच्छी नहीं, हम 3 बहनें और मेरी माँ है बस। कहाँ से भी नहीं है। जी हाँ, ये जब भर्ती हुए थे तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उपचार के दौरान इनकी मृत्यु होना भी डॉक्टर बता रहे हैं। उसी तारतम्य में इनको रिपोर्ट अभी दी जा रही है। सेल टैक्स में कलर के पद पर काम करने वाले वील कृष्णा वासने को 15 अप्रैल को सांस लेने में दिक्कत होने पर यहाँ भर्ती कराया गया। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था और कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इन 3 बेटियों के सिर से पिता का साया पहले ही उठ गया था। अब मां ने भी साथ छोड़ दिया और अब मौत के बाद भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आनंद निगम, उज्जैन, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर भोपाल में इंजेक्शन चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चोरी के इंजेक्शन रसूखदारों को दिए गए। पुलिस की पूछताछ में यह बात चौरसिया, आरती और तुलसीराम जो अस्पताल के स्टाफ हैं उन्होंने बताई है। अब तक इस मामले में 35 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस को जिन लोगों के इंजेक्शन दिए गए हैं, मतलब जिन लोगों को ये दिए गए थे, दरअसल पुलिस को एक डायरी मिली है स्टोर से जिसमें इसका जिक्र है। डॉक्टर और स्टाफ पर हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इधर हमीदिया के पूर्व अधीक्षक आईडी चौरसिया से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। आईडी चौरसिया ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कारणों से मैंने पद छोड़ दिया, अधीक्षक पद से हटने का उन्होंने आग्रह किया था। पुलिस की पूछताछ को लेकर उन्होंने कहा कि ना तो पुलिस ने मुझे पकड़ा है और ना थाने में रखा है, पुलिस अपना काम कर रही है। की खबरें चल रही हैं वह निराधार हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से अधीक्षक पद से हटने के लिए स्वयं आग्रह किया था कि मुझे इस पद से हटा दिया जाए। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी के सवाल है, पुलिस अपना कार्य कर रही है। क्राइम ब्रांच ने मुझे अधीक्षक होने के नाते बयान हेतु बुलाया था,
ना तो उन्होंने मुझे पकड़ा है, ना कोई उन्होंने मुझे बैठा कर। देखो, इस केस में हमारी जो टीम है पूरी भोपाल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं अलग अलग, और इसमें हम काफ़ी बहुत अंदर घुस के जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कर रहे हैं। उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो विशेष और ख़ास तरीके की है, वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भी है। उस पर हम बिल्कुल पूरी मेहनत से और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अभी कर रहे हैं। पूछताछ की जहाँ तक रही बात, सारे स्टोर कीपर जो उनका पदस्थ स्टाफ है उन सभी से हमने जो है। इधर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे इंदौर समेत पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन थोड़ा राहत भरा रहा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप दोपहर में इंदौर एयरपोर्ट पर उतरी। 312 बॉक्स में तकरीबन 15,000 इंजेक्शन बेंगलुरु से लेकर स्टेट प्लेन इंदौर पहुंचा। स्टेट प्लेन और हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर को इंदौर और बाकी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस खेप में इंदौर को 56 इंजेक्शन के बॉक्स मिले हैं। 57 बॉक्स भोपाल, 26 बॉक्स सागर, 50 बॉक्स ग्वालियर, 32 बॉक्स रीवा, 50 बॉक्स जबलपुर और 41 बॉक्स उज्जैन के लिए हैं। रेमडेसिविर की एक खेप ग्वालियर भी पहुंच चुकी है। ग्वालियर जिले को 1192 इंजेक्शन मिले हैं। 1248 इंजेक्शन बाकी जिलों के लिए हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के बारबनी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी अर्जित राय के समर्थन में रोड शो किया। नरोत्तम मिश्रा के रोड शो में महिलाओं की संख्या अधिक रही। रोड शो कर बीजेपी के लिए उन्होंने जन समर्थन मांगा। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ब्रेक के बाद मजदूरों की बात। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया और मजदूर एक बार फिर पलायन के लिए मजबूर हैं। दिल्ली से मजदूरों से भरकर आ रही एक बस ग्वालियर में हादसे का शिकार हो गई। 3 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की बेबसी, फिर पलायन को मजबूर, हादसे का शिकार बस। ये तस्वीरें ग्वालियर झांसी हाईवे पर बस हादसे की हैं। यहाँ मजदूरों से भरी ओवरलोड बस पलट गई। हादसे में मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। ये मजदूर लॉकडाउन के चलते दिल्ली से पलायन कर रहे थे। दिल्ली से बस में ठसाठस भरकर मजदूर परिवार सहित टीकमगढ़ और छतरपुर के लिए रवाना हुए। जब बस ग्वालियर पहुंची तो कुछ मजदूर उतर गए। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने बस की स्पीड बढ़ा दी। बस अभी झांसी रोड पर जोरासी घाटी पहुंची थी कि अनियंत्रित हो गई। गाड़ी पलटने के साथ ही चीख पुकार मच गई। कुछ मजदूर छत पर बैठे थे, वो बस के पलटने से नीचे दब गए। शोर सुनकर आसपास के गांव वाले पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। इस दौरान कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। आसपास के लोगों ने बस की खिड़कियों के कांच तोड़े और बस के अंदर घुसे। वहां से उन्होंने बच्चों, महिलाओं को बाहर निकाला। कुछ महिलाओं ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और इसके बाद पुलिस स्पॉट पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को उठवाकर अन्य घायलों को बाहर निकलवाया। बस में 52 लोगों को बैठने की सीट थी, लेकिन ज्यादा कमाने की लालच में बस के स्टाफ ने ज्यादा सवारियां भर ली। आरोप है कि इन मजदूरों से 2 गुना किराया भी लिया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा है। दिल्ली में बस, ट्रेन, हवाई जहाज व अन्य साधनों से सफर को छूट दी गई है। वहीं मेडिकल और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद एमपी समेत कई अन्य राज्यों के लोग भी दिल्ली से पलायन करने के लिए निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस वक्त भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। इंजेक्शन बेचने की फिराक में ये थे और तभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, कहां से इन्हें इंजेक्शन मिला, किस तरह से ये बेच रहे थे रेमडेसिविर को लेकर। इससे पहले ठगी का एक मामला भोपाल के मिसरौद थाने में सामने आया था। इंदौर में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भोपाल के ही हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर चोरी हो चुके हैं। और अब वहीं से बड़ी खबर, भोपाल से बड़ी खबर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 2 युवक इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। अब बात बैतूल की, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पहले अपने पिता की सरिया मारकर हत्या कर दी।
इसके बाद पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला और उसकी बहू पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में यह जानकारी लगी है कि जो आरोपी है मानसिक रूप से कुछ कमजोर है। इन तीनों को आरोपी संतू पारदे द्वारा मारा गया है, जिसमें संतू पारदे जो फत्तू पारदे है उसका लड़का है। ये दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं और इसमें रॉड से मारा गया है। बात अच्छी खबर की, इंदौर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। चाइना से एक परिवार की गुहार पर इंदौर पुलिस ने कोविड से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि मनोज शर्मा की औरबिंदो अस्पताल में कोरोना से उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिजनों ने चाइना से अंतिम संस्कार करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद एएसपी, एसपी, ये जो तमाम महकमा है, प्रशांत चौबे, एडीएम राजेश राठौर ने मनोज शर्मा का अंतिम संस्कार किया। सतना के मैहर माता मंदिर में आज 8वें दिन मां शारदा की भव्य आरती हुई। आज माता का श्रृंगार महागौरी के रूप में किया गया। इधर उज्जैन में कोरोना से मुक्ति के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने 24 खंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। भोपाल के रातापानी के जंगल में तेंदुए को आजाद किया गया। वन विहार में घायल तेंदुआ लाया गया था। इसके बाद इसका उपचार किया गया। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो अब उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।